संडे को जो पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर तो क्वेश्चन नंबर 5 तक किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में, आंसर में, ऑप्शंस में? जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको क्वेश्चन पूछा है करेक्ट सेट ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, ओके, और दो इंसेक्टिवोरस प्लांट, दो प्लांट्स के नाम दिए हैं, उनमें से दोनों के दोनों इंसेक्टिवोरस होना चाहिए। क्वेश्चन फर्स्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की पेयर को आपको पहचानना है। इंसेक्टिवोरस प्लांट पेयर, इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब क्या होता है बेटा? फर्स्ट ये बताओ, कौन से प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट, हाँ, जो इंसेक्ट को किल करके उनसे न्यूट्रिएंट ले सकते हैं उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहेंगे। लेकिन मेजर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑल प्लांट्स का होता है ऑटोट्रॉपिक। ऑल प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसी जगह पर ग्रो होते हैं जैसे वेटलैंड एरिया में, मार्शी प्लेसेस पर, ऐसे एरिया में ग्रो होते हैं जहां पर उनको कुछ एलिमेंट या मिनरल प्रॉपर नहीं मिलते, लाइक नाइट्रोजन नहीं मिलता, ओके, कुछ प्लांट्स को उनको ऐसे जगह से कुछ मटेरियल को अब्सॉर्ब नहीं कर पाते या नहीं उनको इंटैक्ट नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन में उन प्लांट्स को सच टाइप के मिनरल्स की डिफिशियंसी हो सकती है जिसका उनके लाइफ साइकिल पर असर पड़ सकता है, लाइफ स्पैन उनका कम हो सकता है, उनको डिफरेंट डिफिशियंसी सिम्टम दिख सकते हैं। तो ऐसे टाइम पर वो प्लांट्स एक अडाप्टेशन कर लेते हैं अपने आप में कि वो उनमें इंसेक्ट को ट्रैप करने का मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं, ओके। क्योंकि इंसेक्ट के पास में नाइट्रोजन अबंडेंस में होता है, क्योंकि इंसेक्ट का जो स्केलेटन बनता है, एक्सटर्नल स्केलेटन, वो काइटिनस होता है। काइटिन मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर है। तो उनका एक्सोस्केलेटन काइटिन से बनता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर है काइटिन, इसलिए नाइट्रोजन अबंडेंस में है इंसेक्ट के पास में, इसलिए वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। क्योंकि इंसेक्ट का अगर डिकम्पोजिशन हो जाएगा वहां पर उनकी बॉडी के पास तो वहां से नाइट्रोजन आसानी से उनकी प्लांट पार्ट्स को इजीली मिल जाएगी, वहां से वो ऑब्जॉर्ब कर लेंगे, ओके, या ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। तो ऐसे प्लांट्स में पहले पेयर दी है न्यूरोस्पोरा एंड ब्लैडरवर्ट। तो फर्स्ट थिंग तो न्यूरोस्पोरा तो प्लांट है ही नहीं। बताओ न्यूरोस्पोरा क्या है बेटा? न्यूरोस्पोरा प्लांट है ही नहीं। न्यूरोस्पोरा क्या है? फंगी। यस, वेरी गुड बेटा। यस, यूनिसेलुलर फंगस, इट मींस ईस्ट है न्यूरोस्पोरा क्रासा, ओके। तो पहला आंसर, ए आंसर तो होगा ही नहीं क्योंकि न्यूरोस्पोरा सेट में से एक तो रॉन्ग ही आ गया। बट ब्लैडरवर्ट जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल है। तो हमें एक यहाँ पर ये मिल जाता है लीड कि ब्लैडरवर्ट वहाँ पर इंसेक्टिवोरस है। बट ए आंसर नहीं होगा क्योंकि पेयर दोनों के दोनों चाहिए। फिर बी में लिखा है ब्लैडरवर्ट, तो यस इंसेक्टिवोरस प्लांट है। एंड कस्क्यूटा एपीफाइट्स होता है, पैरासाइट होता है, मतलब ये पैरासिटिक प्लांट है। कस्क्यूटा पैरासिटिक प्लांट है, ये एक्चुअल में एपीफाइट है। एपीफाइट मतलब दूसरे प्लांट की बॉडी सरफेस पर ऊपर ग्रो करते, उसको बोलते हैं एपीफाइट्स, दूसरे प्लांट पर ग्रो करने वाला। तो कस्क्यूटा, शायद आप लोगों में से किसी ने इसका हिंदी का नाम सुना हो, अमरबेल। किसी ने नाम सुना है क्या ऐसा, अमरबेल? नो सर। एनीवन? किसी ने सुना है अमरबेल? नहीं? यस सर। ओके, चलो गुड, एटलीस्ट एक स्टूडेंट ने तो सुना है। तो ये क्या होते हैं, जैसे मैंगो है या नीम है, ऐसे बड़े जो वर्थ वाले, स्टम्प वाले, जिनके स्टेम बहुत बड़े होते हैं,
उनके साथ में ऐसी बेल जैसे उनके ऊपर ग्रो हो जाते हैं। ओके, तो लाइनाज जैसे बेल जैसे ऐसे ग्रो हो जाते हैं। ओके, उनके ऊपर तो उनके स्टेम का सहारा लेते हैं और वहां से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो एपिफाइट से तो दूसरे प्लांट पर पैरासिटिक की तरह ग्रो कर रहा है ये प्लांट। कस्क्यूटा इंसेक्टिवोरस नहीं, इंसेक्ट से कोई लेना देना नहीं इसका। ओके, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन ब्लैडरवर्ट, यस इंसेक्टिवोरस प्लांट है। और वीनस फ्लाई ट्रैप तो आपको पता ही है। वीनस फ्लाई ट्रैप में वहां पर नाम से क्लियर है, वीनस फ्लाई ट्रैप, क्योंकि उसने फ्लाई ट्रैप करने के लिए फ्लाइज भी किसमें आती है, आर्थ्रोपोड्स में आती है। ओके, तो फ्लाइज को ट्रैप करने के लिए मैकेनिज्म डेवलप कर दिया है। एक वेसल जैसा उसका बन जाता है ऑर्गन और एक लीफ उसके ऊपर कवर कर लेती है। तो ये दोनों करेक्ट है, इसलिए आंसर सी होना चाहिए, बट बी चेक कर लेते हैं, कस्क्यूटा एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। तो आंसर शुड बी सी। ठीक है बेटा, इस बेसिस पर आपको चारों ऑप्शन भी क्लियर होना चाहिए और क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर भी निकालते आना चाहिए। ठीक है, आंसर की आप लोगों को मिल गई है, इसलिए मैं आंसर्स हर एक के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आज। इसलिए आपको जो जो डाउट्स होंगे, जिन जिन क्वेश्चन में या जो ऑप्शन में या उनके आंसर्स में कोई प्रॉब्लम होगी, वो आप लोग बता दो। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कोई डाउट बचा है बेटा, किसी को कुछ पूछना है? क्वेश्चन नंबर 1 to 5, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन को किसी को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आई हो, कोई डाउट लग रहा है, ये टर्म्स, कोई टर्म्स के बारे में पूछना है, जैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक नई टर्म आई यहाँ पर, इसके बारे में आपको पूछते आना चाहिए। सर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्या? पता है तो फिर ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग को ये टर्म आपको पढ़ी तो है आपने, बट आप लोगों को क्लियर अगर होगी तो बता दो जल्दी से। फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो आपको ये पूछते आना चाहिए बेटा कि सर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में डाउट है, क्या होता है ये। क्वेश्चन पढ़ा होगा तब ये इसमें दिक्कत आई होगी ना। मिथाली, आपका माइक ऑन हुआ था बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। ओके, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मीनिंग क्या है? अल्टर मतलब चेंज होना, तो जनरेशन का चेंज होना। अब जनरेशन का चेंज होना मतलब, तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में, हमारे सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा ह्यूमन बीइंग्स के पास? ह्यूमन बीइंग्स में, यस वेरी गुड, 46 क्रोमोसोम। ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होते हैं। इन ह्यूमंस देयर आर 46 chromosomes in each and every cell। हमारी हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। ओके, ऐसे हमारे पास ट्रिलियन सेल्स, 46 क्रोमोसोम हमारे पास। देखिए 46 क्रोमोसोम कैसे हैं, 1 to 22 क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम बोलते हैं और इनकी एक एक एक्स्ट्रा पेयर प्रेजेंट है, सेट प्रेजेंट है। और फिर अगर ह्यूमन फीमेल है तो XX क्रोमोसोम और ह्यूमन मेल अगर है तो XY क्रोमोसोम होता है। मतलब 22 ऑटोसोम की पेयर दोनों में सेम है, लेकिन ये एलोसोम की पेयर दोनों में अलग अलग हो सकती है। तो एलोसोम की एक पेयर है और 22 ऑटोसोम की पेयर है। टोटल कितनी पेयर हो गई क्रोमोसोम की? 46, 32, 23 और 23। ओके, तो 23 पेयर्स हो गई क्रोमोसोम की। ओके, 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर हो गई। ओके, तो 23 डिफरेंट टाइप के और 23 उनकी कॉपी है, ऐसा। तो 23 पेयर्स है। ओके, तो 23 पेयर है मतलब डबल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 2n, डिप्लॉइड कंडीशन। ओके, डिप्लॉइड। तो ह्यूमन सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो 46, वो डिप्लॉइड कंडीशन में है।
डिप्लॉयड मतलब दो सेट्स मिलना क्रोमोसोम के, दो पेयर मिलना वहां पर। तो हमारी सेल कैसी है? डिप्लॉयड। ओके, तो हमारी बॉडी की सेल, सभी सेल डिप्लॉयड होती है। लेकिन जब गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट बनता है, तो ह्यूमन बीइंग के स्पर्म या ओवम में कितने एक गैमेट में कितने क्रोमोसोम जाते हैं बेटा? जब गैमेट बनेगा तो ह्यूमन बीइंग के गैमेट्स, मेल में जो गैमेट बनेगा उसको स्पर्म बोलेंगे और फीमेल में जो गैमेट बनेगा उसको ओवम बोलेंगे। तो उसमें कितने क्रोमोसोम जाते हैं बेटा एक मेल गैमेट या फीमेल गैमेट में, ह्यूमन बीइंग में? Sir, repeat the question. How many chromosomes are found in a male gamete or female gamete? 23 pairs of chromosomes. No, not pair. Pair में कभी नहीं जाते। 46. 23 40. जाएंगे ओनली बस। हाँ, नहीं नहीं 46। 23. आपने आपने देखा होगा ना बेटा, ह्यूमन बीइंग, मेल ह्यूमन और फीमेल ह्यूमन बीइंग, आपने सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ा होगा, आपको 9th में Yes, सिलेबस में sir. होता है ना? हाँ तो सर, उसमें आपने हाँ ऐसा सर. पढ़ा होगा कि एक मेल ह्यूमन बीइंग है, पेरेंट है, फादर है और मदर है, तो उनके पास 46 क्रोमोसोम है। लेकिन गैमेट में 23 क्रोमोसोम्स आएंगे। हाँ. ओके, और Yes. फिर 23 से 46 वाला जाइगोट बनेगा। फिर फीमेल है तो उसमें 23 में हमेशा जो 22 क्रोमोसोम है प्लस एक्स ही रहेगा, X. और इधर एक्स या वाई हो सकता है, तो एक्स और वाई Y. मिलेगा तो ये मेल बेबी बनेगा। ठीक है, एक्स Yes. और एक्स मिलेगा तो फीमेल बेबी बनेगा। तो आपने पढ़ा होगा ना बेटा? हाँ सर. तो 23 क्रोमोसोम जाते हैं गैमेट्स में। ओके, सबको क्लियर Yes, है? sir. किसी को डाउट है Yes, तो अभी sir. पूछ लो। So there are 23 chromosomes found in a gamete of human being। तो कोई भी गैमेट अगर हम ह्यूमन बीइंग का लेंगे तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। तो अब 46 नहीं है, 46 के आधे आए हैं, और वो भी डिफरेंट टाइप के 23 आए हैं, पेयर नहीं है। तो अब पेयर नहीं है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो उसको हम एन बोलेंगे, हैप्लॉइड। अगर पेयर होता तो हम उसको 2n बोल रहे थे, अब इसको बोलेंगे ओनली एन। एन का मतलब होता है हैप्लॉइड। ओके, तो इवन हमने भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब इस तरह की स्टेजेस मिलना, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, ऐसे अलग अलग स्टेजेस मिलते जाना। तो हमारी बॉडी में डिप्लॉइड स्टेज है, लेकिन जब गैमेट फॉर्म करते हैं तो वो गैमेट हैप्लॉइड बन जाते हैं। तो ऐसे दो स्टेजेस मिलना, ओके, उसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो प्लांट की बॉडी में भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों स्टेजेस मिलती हैं। तो जो हैप्लॉइड स्टेज मिलती है प्लांट बॉडी में हैप्लॉइड स्टेज एंड उसको हम नाम देते हैं गैमेटोफाइट। इसके अंदर गैमेट बनेंगे, गैमेटोफाइट। जैसे पोलन ग्रेन हो जाता है एक गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट हो गया पोलन ग्रेन, ऐसे। और डिप्लॉइड स्टेज इट मींस 2n स्टेज, और 2n स्टेज को हम प्लांट्स में स्पोरोफाइट, ये टर्म वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, स्पोरोफाइट। ओके, तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्टेज है, व्हाइल स्पोरोफाइट डिप्लॉइड स्टेज है। ओके, तो प्लांट्स में स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉइड स्टेज मोस्ट ऑफ द टाइम है, और फिर उसके ऊपर गैमेटोफाइट, गैमेट बनने के लिए गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर आते हैं, मतलब हैप्लॉइड स्टेज आती है। फिर वहां पर गैमेट बन के फ्यूजन होगा, फ्यूजन होकर के जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट से जाइगोट डिप्लॉइड होता है, तो वहां से डिप्लॉइड स्टेज स्टार्ट होगी, स्पोरोफाइट। ओके, तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज आना, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर हुआ बेटा? सबको समझ में आया क्या है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेज का वन आफ्टर द अदर वहां पर किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होना, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है सर, ये कौन सा क्वेश्चन है, एक बार रिपीट करेंगे सर? क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आया हुआ है बेटा, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का।
ओके सर। ओके, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में करेक्ट पेयरिंग के लिए पूछा है, इनकरेक्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है। सर। हाँ। यस बेटा। नथिंग सर। ओके, तो ऐसे ही कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को कोई डाउट है? नो सर। पक्का? फिर मैं पूछूंगा, नहीं तो फिर आप लोगों से फिर कोई टर्म, अगर आप लोगों को डाउट नहीं है तो फिर मैं पूछ सकता हूँ फिर। चलो बताओ, डाइकैरियोफेज क्या होती है फिर? क्वेश्चन नंबर 3 में आया है डाइकैरियोफेज, हम लोग क्लास में पढ़े हैं। क्या होती है बेटा डाइकैरियोफेज, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? हेली बताएगी क्या बेटा डाइकैरियोफेज, या कोई अदर स्टूडेंट भी बता सकता है? आस्था, आस्था वानखेड़े, आस्था मिरासी, दोनों में से कोई भी एक, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है डाइकैरियोफेज। The fusion of nucleus. नहीं ना बेटा, Haploid डाइकैरियोफेज nucleus into diploid nucleus. टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। ओके, क्या बोलेंगे हम? टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फाउंड इन अ सेल। अगर एक ही सेल में दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई अगर दिखते हैं हमको, तो उसको हम डाइकैरियोफेज, डाई मतलब टू, कैरियो तो कैरियन से ये टर्म आती है। ओके, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। गॉट इट बेटा? सत्यम, मानसी, सोनल, यशिका, सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर है क्या बेटे? ओके गुड। तो एक ही सेल में जब टू न्यूक्लियाई अगर प्रेजेंट रहेंगे सिंगल सेल में, और वो फ्यूजन करना बाकी है उनका, तो उनको हैप्लॉइड, टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फाउंड इन अ सेल इज टर्म्ड एज डाइकैरियोफेज। n प्लस n जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। कोई डाउट नहीं है फर्स्ट 5 तक? ओके चलो 6 to 10, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में कोई डाउट है? सर 10-1 10 10, ओके हाँ 10th नंबर का, ठीक है 10th वाले को डिस्क्राइब करता हूँ, उसके पहले 8th वाले में किसी को डाउट नहीं है? 8th वाले का आंसर आपको डी लिखा होगा शायद आंसर की में, आपको उसको करना है 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी एंड डी बोथ। देखो आप, यस सर। जो फर्स्ट है उसको हेड भी आप बोल सकते हैं, और वो यस रिप्रेजेंट कंपोजिशन में बोलेंगे कि वो प्रोटीन से बना है, प्रोटीन से बना हुआ उसको हम कोट या प्रोटीन कोट या कैप्सिड बोलते हैं। तो कैप्सिड भी हो गया, प्रोटीन कोट, और हेड भी हो गया। ओके, तो आंसर आपको बी एंड डी दोनों लिखना है। तो जिसने भी बी आंसर किया होगा उसका भी करेक्ट है, और जिसने डी किया होगा उसको भी करेक्ट मिलेगा। यस बेटा। हेलो, माइक ऑन हुआ था किसी का? कोई कुछ बोलना चाह रहा होगा, डाउट, या फिर कोई कुछ पूछना चाह रहा है कोई स्टूडेंट? ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 10 डाउट पूछा है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हु इज दिस? बेटा बैकग्राउंड म्यूजिक की अभी हमको कोई जरूरत नहीं है,
ओके, कंसंट्रेशन की जरूरत है पहले तो क्वेश्चंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, इसलिए ध्यान रखो। फर्स्ट, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, स्टेटमेंट 1 एंड 2 दिया है और उनमें क्या करना है, तो ऑप्शन में लिखा है ए में स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू, नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, तो आपको ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, उसके बेसिस पर आंसर चेक करना है। फर्स्ट, इन जनरल viruses that infect plants have double stranded RNA। ओके, तो आप लोगों को मैंने एनसीईआरटी से स्टेटमेंट बताया था कि देखो बेटा, प्लांट्स को अफेक्ट करने वाले जो वायरसेस होते हैं, प्लांट वायरसेस, जिनको हम फाइटोफेजेनी कहते हैं, तो वहां पर एनसीईआरटी में लिखा है कि फाइटोफेजेनी जनरली डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं। ओके, ये आपको रीड करके भी बताया था मैंने कि आपको ये नोट करना है। ओके, वायरस के पार्ट में डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, कि प्लांट वायरस कैसे होंगे, बैक्टीरियल वायरस कैसे होंगे और एनिमल वायरसेस कैसे होंगे, ये आपको बताया था। तो इन जनरल, एक सेकंड, नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड लिखा है जो कि रॉन्ग है। प्लांट को अफेक्ट करने वाले वायरसेस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस होते हैं। जैसे हमने टोबैको मोजेक वायरस का एग्जांपल पढ़ा था, तो टोबैको मोजेक वायरस में हमने सिंगल स्ट्रैंड बनाई थी, डायग्राम जो बनाया था कैप्सोवियर का। ओके, तो सिंगल स्ट्रैंड बनाई थी आरएनए की, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अफेक्ट करते हैं। और यहाँ पर लिखा है स्टेटमेंट में डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है या फॉल्स है बेटा? जिसका डाउट था क्वेश्चन नंबर वहां पर 10 में स्टेटमेंट 1, यस बेटा यशश्री, फॉल्स हो गया ना? ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए चाहिए था, डबल स्टैंडर्ड आरएनए लिखा है, तो फॉल्स हो गया। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स। ऐसे ऑप्शन हमारे पास में Yes. केवल दो ही बचते, फिर स्टेटमेंट 2 इज ट्रू या फिर नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू। ओके, तो अब सेकंड स्टेटमेंट पर डिपेंडेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है इन जनरल Statement 2. viruses that infect animals have either single stranded RNA or double stranded RNA or double stranded DNA। यस, करेक्ट है ये। एनिमल्स को Yes, अफेक्ट करने correct. एनिमल्स को अफेक्ट करने वाले वायरसेस को हम बोलते हैं ज़ूफेजेनी, एंड ज़ूफेजेनी वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को छोड़ करके बाकी सब वायरसेस आते हैं। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, ओके, एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, ये ज़ूफेजेनी के लिए है। ओके, देयरफॉर स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड आंसर शुड बी 10th क्वेश्चन का आंसर होगा बी। ओके बेटा, समझ में आया? Yes, sir. ओके गुड। अब 11 to 15 तक किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 11 to 15 नहीं? कितना इजी था पेपर? सबके मार्क्स अच्छे आए होंगे फिर, लेकिन आप लोगों ने तो स्टार्टिंग में बोला कि सर ठीक ठाक गया पेपर। अगर पेपर ठीक ठाक गया है मतलब कुछ ना कुछ वहां पर गड़बड़ी हुई है आपसे, तो आपको क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्वेश्चन रॉन्ग किए, तो आपको कोई डाउट बचा है कि ये आंसर कैसे आ सकता है, ये टर्म क्या है, ये नहीं समझ में आई। और अगर आपने आंसर की देखने के बाद में कंसेप्ट देख लिए क्लास के नोट्स में से, एनसीईआरटी में से, तो अच्छी बात है, वहाँ पर बहुत सारे डाउट वहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी कोई ना कोई तो डाउट बचा होगा बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 20 तक किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक
क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20? नहीं? चलो फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ फिर। क्वेश्चन नंबर 19 में जैसे किसी को डाउट नहीं आ रहा है तो बेटा सोनल, सोनल बताओ, मलेरिया डिसीज कौन ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? वायरस कॉज करता है या नहीं करता मलेरिया डिसीज? सोनल नहीं करता सर। नहीं करता, गुड। फिर कौन कौन सा पैथोजन है रिस्पॉन्सिबल मलेरिया के लिए? प्रोटिस्टा में पढ़ा था हमने। मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम। यस, वेरी गुड बेटा, गुड बेटा सोनल। ओके, नेक्स्ट। फिर ऋषि बताएगा, ऋषि को भी डाउट नहीं है तो ऋषि बताएगा कॉलेरा डिसीज कौन कॉज करता है बेटा ऋषि? हिंदी में ऋषि बोलते हैं, मराठी में ऋषि। ऋषि बताओ बेटा, कॉलेरा कौन कॉज करता है? चलो वेदांत बताएगा, वेदांत पाटिल। वेदांत पता है बेटा कॉलेरा कौन कॉज करता है? वायरस कॉज करता है या नहीं करता, पहले ये बता दो बेटा। फिर कोई बताना चाहेगा? सर विब्रियो एनीवन? विब्रियो कॉलेरा। यस, वेरी गुड, विब्रियो कॉलेरी। ओके, विब्रियो कॉलेरी क्या है बेटा? बैक्टीरिया। यस, वेरी गुड। दो स्टूडेंट ने बताया, शायद हेली ने और सोनल ने बताया शायद, है ना? किसी और ने भी बताया क्या? हेली आपने ही बताया ना बेटा? यस सर। ओके, और सोनल ने, ठीक है, गुड बेटा। तो कॉलेरा, कॉलेरा ये बैक्टीरियल डिसीज है। ओके, यस, वेरी गुड। ऐमान बोल रहा है कॉमा शेप बैक्टीरिया। गुड बेटा ऐमान, ऐसे बोलना चाहिए ना बेटा। ओके, तो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी है कॉमा शेप बैक्टीरिया, तो विब्रियो कॉलेरी कॉज कर रहा है और बैक्टीरिया कॉज कर रहा है मतलब, ठीक है। अब कौन बताएगा? टीना बताएगी बेटा। स्मॉल पॉक्स वायरस कॉज करता है या नहीं कॉज करता स्मॉल पॉक्स? टीना? यस सर। वायरस स्मॉल पॉक्स कॉज करता है क्या बेटा या नहीं करता? सर करता है। ओके, गुड। वायरल डिसीज है तो फर्स्ट आंसर में आ जाएगा। फिर टिटेनस कौन बताएगा? सत्यम, टिटेनस डिसीज वायरस कॉज करता है या नहीं करता बेटा? यस, सत्यम बताओ बेटा, माइक ऑन हुआ था। सर नहीं करता। नहीं करता, वेरी गुड। वायरस नहीं कॉज करता टिटेनस। फिर कौन कॉज करता है बेटा? क्लोस्ट्रिडियम टिटानी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। टिटेनी बैक्टीरिया, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। ओके, टिटेनी स्पीसीज वाले बैक्टीरिया। इसलिए अगर हमको कभी जंग वंग वाले लोहे से अगर कुछ कट लग गया, है ना, रस्टेड आयरन से कट लग गया, तो डॉक्टर टिटनेस के इंजेक्शन लगाते हैं। सुना होगा ना आप लोगों ने टिटनेस का इंजेक्शन? रस्टेड आयरन से, क्योंकि क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी मेनली यस सॉइल सर। बैक्टीरिया होते हैं। और रस्टेड आयरन तभी होगा जब वाटर के साथ साथ में उसमें कुछ सॉइल भी वहाँ पर लगी हो साथ में, डस्ट वगैरह, तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि रस्टेड आयरन के साथ में वहाँ पर क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और रस्टेड आयरन Fe3 पॉजिटिव वाला होता है, तो हमारे बॉडी से वो Fe2 पॉजिटिव को वहाँ पर ब्लड में से हटाता है, हीमोग्लोबिन में से, और ऑक्सीजन से बाइंडिंग फिर अच्छी नहीं होती, तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लग जाती है ऐसे पर्सन में और डेथ तक हो सकती है। इसलिए अगर किसी को रस्टेड आयरन
मतलब जंग लगे हुए लोहे वाले पार्ट से, पुराने लोहे के पार्ट से किसी को कट लग जाए तो जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर के टेटनस का इंजेक्शन लगा लेना चाहिए, ओके, ताकि ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो। ओके गुड बेटा। तो हर्पीज एंड स्मॉल पॉक्स, ये आपका आंसर वहां पर है, गुड बेटा। लेकिन सब लोगों को आंसर नहीं पता है, इसलिए डाउट पूछना चाहिए बेटा। फिर डाउट ये रखा ही क्यों है हमने यहाँ पर पेपर के बाद में डिस्कशन, कि इवन आपने पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आपको क्वेश्चन पेपर में भी फिर भी कोई डिफिकल्टी बाकी रह गई है तो आप वो पूछ सको, ओके। तो ये आपको प्लेटफॉर्म मिलता है। फिर इसके बाद में हम ये चैप्टर क्लोज हो गया, फिर हम आगे पढ़ेंगे, अब ब्रायोफाइट से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उधर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके पास में क्लैरिटी होना चाहिए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 25 तक किसी को डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर, यस बेटा। सर आप एक बार 13 क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो? हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड? वायरॉइड के लिए कौन सा रॉन्ग है? ओके, दे कॉज इन्फेक्शन, तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन कॉज करने वाले फ्री इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं वो। ये क्लियर हो गया बेटा, ये समझ में आया? ये करेक्ट है स्टेटमेंट, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। यशस्वी समझ में आया बेटा? यस सर। आपका ही डाउट है ना, इसका डाउट है? यस सर यशस्वी। हाँ, तो फर्स्ट बेटा यशस्वी देखो, वायरॉइड इन्फेक्शन कॉज करते तो हमने पहली लाइन में लिखा था फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, ओके। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। फिर बी ऑप्शन है, देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। आप अगर क्लास के नोट्स देखो बेटा यशस्वी, तो हमने वहां पर लिखा है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और लो मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है, ओके। चेक यस करना नोट्स में, लो मॉलिक्यूलर वेट लिखा है क्या हमने? यस सर लिखा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया कि रॉन्ग बेटा? सर रॉन्ग हो गया। है ना, तो आंसर शुड बी बी। बट फिर भी हम सी और डी को चेक करते हैं। दे लैक अ प्रोटीन कोट, ओके। तो वायरॉइड और वायरस में क्या डिफरेंस बताया था बेटा यशस्वी? वायरॉइड्स के पास में ओनली आरएनए है, व्हाइल वायरस के पास में दो बायोमोलिक्यूल एटलीस्ट होंगे, ओके। न्यूक्लिक एसिड होगा डीएनए और आरएनए में से एक, और प्रोटीन का कोट होगा, प्रोटीन का कवरिंग होगा। तो वायरॉइड्स के पास में ये नहीं होता, दे लैक अ प्रोटीन कोट। तो प्रोटीन कोट लैक करते वायरॉइड्स, प्रोटीन नहीं होता वायरॉइड्स के पास, ओनली आरएनए होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना था, इसलिए बी वाला ही अभी हमारा आंसर बन रहा है। डी ऑप्शन देखते हैं, दे आर स्मॉलर देन वायरसेस। यस, वायरस से भी ये छोटे होते हैं, ओके। क्योंकि वायरस के पास में न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ में प्रोटीन का कोट भी है, कवरिंग भी है, ओके। और कुछ कुछ वायरस में तो लिपिड की मेम्ब्रेन भी मिलती है, हमने लिखा था जैसे कोरोना वायरस में, एचआईवी वायरस में। तो जनरल वायरस में क्या मिलता है, ओनली डीएनए या आरएनए में से एक न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन कोट, ओके। यस सर। तो वायरस प्रोटीन कोड होने से थोड़ा बड़ा हो जाएगा इससे, ओके। वाइल आरएनए सिंगल आरएनए, सिंपल आरएनए है बस ओनली यहाँ पर, लो मॉलिक्यूलर वेट का, इसलिए वायरॉइड का साइज जो होगा वो वायरस के कंपैरिजन में स्मॉल होगा। तो स्मॉलर साइज ऑफ वायरस, स्मॉलर साइज ऑफ वायरस, smaller size of virus than that of viroids, okay। वो करेक्ट सर डिफरेंस वाले वेटिंग बोल रूम रहे चेक हैं, करो प्लीज। they are smaller than viruses। यस बेटा, सर वेटिंग क्लियर रूम, हो गया क्वेश्चन। ओके ओके, ठीक है बेटा यशस्वी। हाँ, वेटिंग रूम में देखा बेटा मैंने, वैभव अभी अभी आया है, ओके। तो वैभव, क्या नाम है बेटा आपका? वैभव, वैभव आपका पूरा नाम क्या है, सरनेम? हेलो वैभव, आपका सरनेम क्या है बेटा? वैभव माइक ऑन कीजिए। वैभव,
आपका सरनेम बताइए और कौन से ब्रांच से है बेटा, आप बताइए। न्यू एडमिशन सर। न्यू एडमिशन, ओके। कौन सी ब्रांच बेटा? मानकापुर सर। ओके ठीक है। आज फर्स्ट डे है क्या बेटा आपका, या इससे पहले आपको एक सर। हाथ क्लास? ओके वैभव बेटा, हम आज पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं जो कल संडे को पेपर हुआ था, ठीक है। आप भी कुछ बच्चों के जो डाउट्स होंगे उसके बारे में, जो टर्म्स होगी उसको अभी फिलहाल सुनो। कल से हम बायोलॉजी में ब्रायोफाइटा के बारे में, प्लांट क्लासिफिकेशन में सेकंड अलगी हो चुका है, ब्रायोफाइट्स के बारे में कल से पढ़ेंगे। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 तक किसी को डाउट है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर तो 30 तक। सर आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। ओके बेटा स्फूर्ति, क्वेश्चन नंबर 21। In the five kingdom classification, which kingdom occupies intermediate position from phylogenetic point of view? Intermediate, okay? The in between position और five kingdom classification में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऐसा किंगडम जिसकी बाउंड्री क्लियर नहीं है, मतलब उसमें वो फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी बेसिस पर जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म उससे इवॉल्व हुए होंगे, ऐसा हम रिप्रेजेंट करते हैं। वैभव बेटा, मैं आपको अगर एक बार और अगर आपका ऐसा हुआ बेटा तो मैं आपको यहाँ से हटा दूंगा बेटा, ओके। सॉरी सर, गलती से हो गया, कॉल आया था सर। आपका फर्स्ट डे है क्योंकि आपके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास में नहीं आई है कि नया स्टूडेंट आज क्लास में ज्वाइन करने वाले हैं, बट आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवा लिया है। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम अगर फिर से अगर ऐसी कोई गड़बड़ी आपकी इससे हुई बेटा तो मैं आपको क्लास में से हटा दूंगा आज की क्लास। ओके तो इंटरमीडिएट पोजीशन का मतलब है कि ऐसा किंगडम चाहिए कि जिससे कोई दूसरे किंगडम्स भी इवॉल्व हुए होंगे और वो किसी और से भी इवॉल्व हुआ होगा, वो बीच में है ऐसे, मतलब वो किसी दूसरे किंगडम से दूसरे मेंबर्स इवॉल्व हुए हैं, उसके मेंबर्स किंगडम के, और फिर उससे दूसरे भी मेंबर्स। तो ऐसा किंगडम प्रोटिस्टा हमको मिलता है बेटा। किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए होंगे, मतलब किंगडम मोनेरा से इवॉल्व हुए होंगे, ओके, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है और ये प्रोकैरियोट से यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट से यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए होंगे, हम ऐसा कंसीडर करेंगे। और इस प्रोटिस्टा की बाउंड्री फिर फंजाई के साथ में भी मिलती है, फंगल लाइक प्रोटिस्ट, यहाँ से प्रोटिस्टा से फंगल लाइक प्रोटिस्ट मतलब फंजाई इवॉल्व हुए होंगे। ऐसे ही प्लांट लाइक प्रोटिस्ट मिलते हैं, डायटम, डाइनोप्लेटेड, यूग्लिना, तो हम कहते हैं कि प्रोटिस्टा से मल्टीसेलुलर प्लांट्स ग्रो हुए होंगे, इवॉल्व हुए होंगे। और ऐसे ही प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट से लाइक अमीबा, पैरामीशियम, इस टाइप के प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट से एनिमल्स इवॉल्व हुए होंगे, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। इसलिए इंटरमीडिएट पोजीशन कौन सा किंगडम ले रहा है बेटा स्फूर्ति? प्रोटिस्टा। यस, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए वहां पर? ऑप्शन प्रोटिस्टा है क्या उसमें? बी वाला आंसर। ओके बेटा स्फूर्ति? यस सर, थैंक यू सर। हाँ ओके। अब आंसर की में भी 21 का बी ही दिया है ना बेटा प्रोटिस्टा। अगर कोई आंसर में मैं जो हाँ आंसर सर। बोलूँ और उसमें अगर आंसर की में बराबर ना हो तो आप वहां पर चेंज कर दिया करो और मुझे बता दिया करो, ताकि मैं उस सर को बता दूंगा कि आंसर की में ये करेक्शन है। ओके क्वेश्चन नंबर 40 तक किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 40 तक। सर यस बेटा। सर गोल्डन अलगी को डेस्मिड्स भी बोलते हैं क्या? हाँ बेटा, डायटम्स एंड डेस्मिड्स, इनको गोल्डन ब्राउन अलगी और गोल्डन अलगी कहते हैं बेटा, ओके सर। है ना। हमने क्राइसोफाइटा पढ़ा था, तो क्राइसोफाइटा में हमने कहा था गोल्डन ब्राउन अलगी। ओके ओके, ये कुणाल नाम से चेंज करके नाम उसने कुणाल कर दिया है अभी, ठीक है।
ओके ठीक है बेटा। अरे रे 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 रे, ऐसा लगा मेरा मजाक? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगा आपका मजाक। आप दूसरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके बीच में आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो भी हो आप, ठीक है। खुद के पास में तो, आपके पास में तो टाइम बर्बाद करने के लिए है बेटा, लेकिन दूसरे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका टाइम वेस्ट मत करो। उनका उनका जो पढ़ना है उनको पढ़ने दो। इतना इन्वेस्टमेंट करके उनके पेरेंट्स भेजते हैं, इतना वो इतनी मेहनत के साथ में पढ़ते हैं, और आप जैसे स्टूडेंट्स आकर के उनको डिस्टर्ब करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा अगर आप में अगर थोड़ी सी भी अगर इंटीग्रिटी हो, थोड़े सा भी अगर आप में अगर कुछ ये हो, तो आप जो है, हाँ ठीक है, लीव हो गया। ओके, हाँ। तो ये बेटा ऐसी कोई चीज़ें मजाक के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लासरूम में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कोई दूसरा स्टूडेंट जो है वो किसी दूसरे स्टूडेंट को आईडी शेयर करके फिर ऐसा करे, है ना। और बाकी सब लोगों की और आपके भी जो है वो, आप लोग ये भी सोचना चाहिए कि अगर कोई अगर ऐसा इंट्रोड्यूस करवाने के लिए किसी को आईडी शेयर करता है, तो पहली बात तो ये है कि ऐसे इसके कारण आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होता है बेटा, हमारा भी टाइम वेस्ट होता है, आपका भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप भी, हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक है बेटा, कि जो भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पर जो ऐसा कोई कर रहा है, उसके पास में फालतू का टाइम है मतलब, लेकिन हमारे पास में फालतू का टाइम नहीं है। आप भी इतना मेहनत करके, इन्वेस्टमेंट करके, इतना टाइम इन्वेस्ट करके पढ़ते हैं, और हम लोग भी पढ़ाते हैं। इसलिए प्लीज़ ध्यान रखा करो कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट अपने फ्रेंड को आईडी शेयर नहीं करेगा कि जो आकर के डिस्टर्ब कर सके क्लास को। प्लीज़ बेटा रिक्वेस्ट है, मैं चाहूँगा कि आपका भी पेरेंट का लॉस ना हो, आपका भी लॉस ना हो टाइम का, और मेरा भी लॉस ना हो टाइम का, है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक नीट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आए हैं। आप ये सोचो कि आपका कोई वहाँ पर आप डॉक्टर बनने के लिए जाओगे, और आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ करके जा रहे हो, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हो, और वो जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर वहाँ पर जाकर के जान बचाता है किसी किसी की, या फिर किसी को ऐसी मेडिसिन देता है जिसके बेसिस पर वो ठीक हो जाता है, अच्छा रिलीव करता है। और ऐसी टाइम पर अगर ऐसे कुछ मजाक के कारण जो है हम अगर बेसिक कंसेप्ट अगर प्रॉपर नहीं पढ़ पाते, तो इसमें लॉस हमारा ही नहीं, हम जिस सोसाइटी को सर्व करने वाले हैं, ओके, हम जिस सोसाइटी को सर्व करने वाले हैं, उस सोसाइटी का भी लॉस हो जाता है। संभव जैन को कोई पहचानता है क्या बेटा? संभव जैन नाम से कोई नया स्टूडेंट एंटर करने की कोशिश कर रहा है। संभव जैन को कोई पहचानता है क्या? न्यू स्टूडेंट हाँ सर, नहीं नए नाम से, ये नहीं ये था नहीं। है ना। संभव जैन को कोई पहचानता है क्या? आप में से क्लास का स्टूडेंट है क्या किसी के साथ में, किसी ब्रांच में से? क्योंकि मैंने तो अभी अपने इसमें तो नाम नहीं सुना संभव जैन का। तो अगर कोई स्टूडेंट दूसरे नाम से आ रहा होगा, जैन सरनेम से कोई स्टूडेंट आपकी क्लास में होगा, तो आप बता सकते हैं मुझे, है क्या किसी के पहचान में संभव जैन? ओके, तो मैं हटा रहा हूँ, उसको रिमूव कर रहा हूँ। ओके, देखो हमारे भी कुछ मिनट्स वहाँ पर इसी बात पर डिस्कशन में चले गए बेटा, ठीक है। हम लोग किसी चीज़ की प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं। ओके, वीडियो किसी रीज़न से पॉज हो गया है। ऑडियो क्लियर है बेटा?
यस सर। यस सर। ओके ठीक है, देखते हैं वीडियो अगर तब तक अगर क्लियर हुआ तो, अदरवाइज ऑडियो से मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ, हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 50 तक किसी को कोई डाउट है बेटा? हेलो, क्वेश्चन नंबर 50 तक डाउट है किसी को? और लास्ट क्वेश्चन जो यशस्वी आपने पूछा था बेटा, उसका आंसर क्लियर हो पाया क्या आपको, कि यस बाकी है सर। डाउट्स? नहीं सर, क्लियर हो गया। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 50 तक किसी को डाउट है? नहीं, किसी को भी डाउट नहीं है क्वेश्चन नंबर 50 तक? नो सर। ओके, सर क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या है? क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 40। 40 का आंसर, ओके बेटा अमोक बताता हूँ, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 इज पब बॉल इज अ टाइप ऑफ, तो पब बॉल एक ब्रैकेट फंजाई है बेटा, फंगस है। ओके, फंगस है, तो फंगस मतलब आंसर क्या हो जाएगा बेटा फिर अमोक 40 का? ए, गुड, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 60 तक, 1 से लेकर 60 तक किसी को भी कोई डाउट बचा है? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक किसी को भी कोई डाउट बचा है बेटा? ओके बेटा, ठीक है। चलो, तो अपने अपने मार्क्स वहां पर कवर चेक कर लेना, ठीक है। और उसके बेसिस पर अगर कोई डाउट बच भी गया होगा तो आप नेक्स्ट क्लासेस में या सैटरडे को फिर से पूछ सकते हैं बेटा, लेकिन डाउट पूछा करो बेटा आप लोग, ताकि आप लोगों का अगर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में कोई भी डाउट बचता है तो आप उसको कंप्लीट कर सको। उसके साथ में आपको फिर उस टॉपिक का ओवरऑल आप अच्छी ग्रास बन जाती है, आपकी वहाँ पर पकड़ बन जाती है उस टॉपिक के ऊपर, ओके, ग्रिप बन जाती है, क्रिस्टल क्लियर रहेंगे कंसेप्ट, तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर बेटा, बाय कल सर। मिलते हैं, कल हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। बाय बेटा।